अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे द ग्रेट पिरामिड कहा जाता है, इजिप्ट की कैपिटल सिटी कायरो के करीब गीज़ा में वाक़या है, जिसे 20 से 30 साल के अरसे में बनाया गया। दोस्तों, पिरामिड ऑफ गीज़ा वहां पर खड़ा इकलौता पिरामिड नहीं, बल्कि इसके साथ दो और खड़े पिरामिड हैं, जिन्हें उस वक्त के फेरोस ने बनाया। दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ही है, जिसे उस वक्त के बादशाह खुफू ने बनाया। इसके साथ मौजूद इससे छोटा पिरामिड, पिरामिड ऑफ खेफ्रे, जो इसकी राइट साइड पर मौजूद है, खुफू के बेटे खेफ्रे ने बनाया। इनमें सबसे छोटा और आखिरी पिरामिड, पिरामिड ऑफ मेनकौर, जिसे खेफ्रे के बेटे मेनकौर ने बनाया। दोस्तों, इन पिरामिड के साथ साथ एक स्टैच्यू द ग्रेट स्फिंक्स भी मौजूद है, जिसे उस वक्त के फेरो किंग खेफ्रे के ही दौर में बनाया गया, जो दुनिया के सबसे लंबे स्कल्पचर्स में से एक माना जाता है, जिसकी हाइट 240 फीट और लेंथ 66 फीट है। दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रेट पिरामिड की, तो ये पिरामिड तकरीबन 13 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जिसे तकरीबन 2.3 मिलियन ब्लॉक से मिलाकर बनाया गया, जिनका वजन 2.5 टन से 5 टन तक है। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट के ओल्ड किंगडम के चौथे खानदान के दूसरे बादशाह किंग खुफू ने 20 से 30 साल के अरसे में 481 फीट ऊंची बिल्डिंग को बनवाया, जिसे तकरीबन 3800 सालों तक दुनिया की ऊंची तरीन इमारत होने का एजाज हासिल रहा। लेकिन जब 1311 ईस्वी के लगभग 14वीं सदी के शुरू में इंग्लैंड में लिंकन कैथीड्रल जैसी बिल्डिंग, जिसकी हाइट तकरीबन 525 फीट थी, बनाई गई, तो इसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज हासिल कर लिया, जबकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग बन गई। दोस्तों, दुनिया की बुलंदतरीन इमारत होने का एजाज खोने के बाद आज के दौर में भी, जब इतनी बड़ी और मजबूत बिल्डिंग्स जैसा कि बुर्ज खलीफा दुबई में, मार्केडा 18 मलेशिया में और शंघाई टावर चाइना में और इस तरह की कई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, तब भी पिरामिड ऑफ गीज़ा को दुनिया की मशहूर और मजबूत बिल्डिंग्स में गिना जाता है। दोस्तों, जिस एक्यूरेसी से इस ग्रेट पिरामिड को बनाया गया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। दोस्तों, इसकी बेस इस तरह बनाई गई कि इस पिरामिड की चारों साइड्स कंपास की चारों साइड्स यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ के बिल्कुल बराबर है। अगर इसी नजदीकी से देखा जाए तो सिर्फ इसमें छोटा सा एरर पाया जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.07 डिग्री है, जो बहुत ज्यादा छोटा एरर माना जाता है, जो इसको बनाने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स की जहानत और महारत को दिखाती है कि वो कितने ज़हीन और एक्सपर्ट थे। दोस्तों, उस वक्त के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव किया करते थे। इनका मानना था कि हमारी रूह मरने के बाद अंडरवर्ल्ड में जाती है और वहां ही रहती है। इनके मुताबिक हमारी रूह 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। इनमें सबसे पहला का, दूसरा बा और तीसरा अख। वो समझते थे कि का वो एनर्जी है जो इंसान के पैदा होने के वक्त उसे मिली, दूसरी बा वो पर्सनैलिटी और कैरेक्टर है जो आफ्टर लाइफ में सफर करेगा, और अख रूह का वो हिस्सा है जो आफ्टर लाइफ में ही रहेगा। दोस्तों, इनका मानना था कि आफ्टर लाइफ ऐसी जगह है जहां पर इंसान जैसे दुनिया में जिंदगी गुजार के आए हैं, वैसे ही यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन इन्हें यहाँ पर ना कोई तकलीफ होगी और ना ही वो यहाँ मरेंगे, बल्कि वो आसानी से यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। दोस्तों, इन्होंने आफ्टर लाइफ में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पिरामिड्स बनाए। इनका मानना था कि पिरामिड के अंदर बनाए गए कमरे और रास्ते हमारी रूहों को आफ्टर लाइफ में जाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने इस आफ्टर लाइफ में जाने के लिए एक निज़ाम को तैयार किया। सबसे पहला निज़ाम कि बॉडी को महफूज करने के लिए इन्हें मम्मीफाई किया जाता। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एलोबोरेट टॉम्ब्स, जैसे कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जैसे मकबरे बनाए जाते। तीसरा, कब्र के साथ साथ सामान, खाना पीना, सोना, चांदी और दूसरी चीजें रखना, जो कि इजिप्शियन की आफ्टर लाइफ में काम आएंगी। इसके अलावा वो मंत्रों और दुआओं को लिखते और पढ़ते, जैसा कि पिरामिड में मंत्रों और दुआओं के ऐसे बहुत से टेक्स्ट पाए गए हैं
जो इनके मुताबिक इनकी रूह को आफ्टर लाइफ में आसानी से पहुंचाने में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर हम पिरामिड को बनाने की बात करें तो ये इंजीनियर्स और लेबर्स का एक हैरान कुन कारनामा था जिसे 20 सालों में मुकम्मल किया गया। ये लाखों लाइमस्टोन ग्रेनाइट ब्लॉक्स को दूर दराज इलाके से ट्रांसपोर्ट करके एक ही जगह पर इतने बड़े पत्थरों को एक दूसरे पर रख कर बनाया गया। दोस्तों, रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट की खोज से पता चला है कि इन तमाम वर्कर्स को ग्रोह में बांटा गया था, जैसा कि पिरामिड के पत्थरों पर नाम और निशानात पाए गए, जिससे पता चला है कि इन टीमों को अपने अपने काम पर बहुत फख्र था और इन्होंने अपने नाम भी रखे हुए थे, जैसा कि खुफू की दोस्त। बहरहाल, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की कंस्ट्रक्शन में मुख्तलिफ टाइप के वर्कर्स शामिल थे जिन्होंने मुख्तलिफ किरदार अदा किए। इनमें एक ऐसी फोर्स भी शामिल थी जो कि वहां पर लगे मजदूरों, इंजीनियर्स और दूसरी लेबर की देखभाल और इनकी खुराक को पूरा करती थी और उनको मेडिसिन भी मुहैया करती थी। इन इंजीनियर्स और वर्कर्स में सबसे पहले नंबर पर आते हैं स्किल्ड लेबर। इन स्किल्ड लेबर में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स शामिल थे जिनकी कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग और इसके दौरान आने वाली तमाम मुश्किलात का हल निकालने की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, ये बहुत ही हुनरमंद लेबर थी जिन्होंने अपने काम से द ग्रेट पिरामिड जैसी मुश्किल कंस्ट्रक्शन को, जिस वक्त ना कोई क्रेन थी और ना ही कोई दूसरी मशीनरी, यकीनी बनाया। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं क्वारी वर्कर्स। दोस्तों, इन मजदूरों को कानों से पत्थर निकालने का काम सौंपा गया था। इन पिरामिड के लिए इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर पत्थर लाइमस्टोन लोकल कानों से ही लाया जाता था, जबकि बाहर वाले हिस्से में बेहतरीन क्वालिटी का चूने का पत्थर लगाया जाता था, जो कि तूरा, जो लाइमस्टोन की कान के नाम से ही जानी जाती है, से लाया जाता, जो कि पिरामिड से तकरीबन 23.5 किलोमीटर दूर है। जबकि पिरामिड के अंदर वाली केसिंग के लिए ग्रेनाइट का पत्थर इस्तेमाल किया जाता, जो कि पिरामिड से 692 किलोमीटर दूर असवान से लाया जाता। तीसरे नंबर पर आते हैं ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। दोस्तों, ये वो वर्कर्स थे जो स्टोन ब्लॉक्स को पत्थर की कानों से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक लेकर जाते थे। ये ब्लॉक्स पहले नाइल रिवर से बोट के जरिए लाए जाते और इसके बाद इन पत्थरों को स्लेजेस पर रखकर जमीन पर घसीटते हुए कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाते थे। अब बारी आती है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। दोस्तों, ये वो मजदूर थे जिन्होंने असल में पिरामिड को बनाया। इन्होंने बड़े पत्थरों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा और इन्हें एक ही जैसी तरतीब से जोड़ा। पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में इन बड़े पत्थरों को दूसरे बड़े पत्थरों पर रखने के लिए इन्होंने एक बेहतरीन प्लानिंग तैयार की और बहुत मुश्किल से ये काम किया। इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, इन्होंने रैम्स को जिगजैग तरीके से तिरछा बनाया, जिससे वर्कर्स वुडन पुलिस और रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए स्टोन्स को ऊपर नीचे खींचते थे और इन्हें अपनी जगह पर पहुंचाते थे। जैसे जैसे पिरामिड तैयार होता जाता वैसे वैसे वो रैम्स को और ज्यादा इंक्लाइन करते जाते और पत्थरों को ऊपर पहुंचाते रहते। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे माइंड में ये भी ख्याल आता है कि आखिर वो पत्थरों को कानों से निकालकर इन्हीं शेप में कैसे लाते थे, जिस वक्त जब इन्होंने इतनी तरक्की भी ना की थी। तो दोस्तों, कॉपर ऐसी मेटल थी जो उस जमाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। वो लोग इन कॉपर्स के टूल्स को इस्तेमाल करके इन पत्थरों को काटते थे और जो ज्यादा हार्ड पत्थर होते थे, जैसा कि ग्रेनाइट, इन पत्थरों को तोड़ने के लिए डोरेट का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वो लोग पत्थरों के अंदर क्रैक्स को ढूंढते थे और हथौड़े से इसके अंदर लकड़ी के बने हुए वेजिस डाल देते थे, जो पानी के अंदर सोक किए जाते थे। जैसे ही वो पानी को अब्सॉर्ब करते, वैसे ही वो वेजिस और ज्यादा फैल जाते और वो पत्थर टूट जाता। इस तरह वो पत्थरों को मुख्तलिफ शेप्स में लाते थे। दोस्तों, अब बारी आती है इन पत्थरों को आपस में जोड़ने की। दोस्तों, जब एक बार ब्लॉक्स अपनी जगह पर रख दिए जाते थे तो इनको लंबे अरसे तक गर्म हवाओं, तूफानों से महफूज रखने के लिए इसके ऊपर मोर्टार लगाया जाता था और पत्थरों को एक दूसरे से मजबूती से जोड़ने के लिए इनके दरमियान लाइमस्टोन की डस्ट डाल दी जाती थी ताकि ये मजबूती से जुड़े रहें।
इस तरह वो लोग पत्थरों को एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़ते थे और मजबूती से एक दूसरे को ऊपर रखते थे। दोस्तों अब बारी आती है आखिरी स्टाफ की, यानी कि स्पोर्ट्स स्टाफ की। दोस्तों स्पोर्ट्स स्टाफ वो वर्कर्स थे जो बाकी दूसरे काम करने वाले वर्कर्स के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते थे। दोस्तों पिरामिड को बनाने के लिए वर्कर्स की तंदुरुस्ती भी बहुत जरूरी थी, इसलिए इन्हें हर तरह की खुराक मुहैया की जाती ताकि वो तंदुरुस्त रहें। और अगर इन वर्कर्स को किसी वजह से कोई बीमारी लग जाती तो स्टाफ ही इनका इलाज करता। दोस्तों जहन में रखिएगा कि ये सिंपल एक्सप्लेनेशन थी, असल में जो इसके बनाने का प्रोसेस था वो इससे कई ज्यादा मुश्किल था। आज आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन इस नाकाबिले यकीन कामयाबी को आखिर कैसे पूरा किया गया इसको बारीकी से जानने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसके अंदर छुपे हुए राजों को जानने के लिए मुऑन रेडियोग्राफी जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पिरामिड की कम्प्लेक्सिटी और इसमें छुपे हुए मजीद मिस्ट्रीज को ढूंढने में मदद करता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।